नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली एनसीआर में शनिवार रात 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कंपन से घबराए लोग अपने घरों से और ऑफिसों से बाहर खुली जगह पर एकत्रित हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल की जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो ये 5.4 मापी गई है और इससे पहले शाम 4:25 पर उत्तराखंड में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश भूकंप का केंद्र रहा और रिएक्टर पैमाने में 3.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। इससे पहले बीते मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और वो तेज झटके थे। उस वक्त भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही रहा था। तब इसमें डोटे जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत भी हुई थी। डीडीए के टाउन प्लानर रह चुके एके जैन बताते हैं कि सभी एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर करने से ये पता चलता है कि मोटे तौर पर 80% इमारतें जोन 4 के झटके को सहने में सक्षम नहीं है। अगर भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर हुआ और तीव्रता भी ज्यादा रही तो दिल्ली की हालत 2001 के गुजरात के भूकंप की तरह हो सकती है। वहीं अब दिल्ली को लेकर आशंका जताई गई है कि यहां कभी भी 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। 7.9 तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि नेपाल में 2015 में भूकंप से तबाही मची थी। तब रिएक्टर स्केल की बात की जाए, इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। आखिर धरती बार बार क्यों कांप रही है, बार बार भूकंप के झटके क्यों लग रहे हैं, और यही जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील द्विवेदी और पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला मैं डॉक्टर सुशील जी रुख आपका करना चाहूंगी। आखिर हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं वैज्ञानिक तौर पर, क्योंकि लगातार एक ही हफ्ते में 2 बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या सोचकर, मतलब क्या हम इसको देखकर सोच सकते हैं कि केंद्र भी एक ही रहा है और एक ही हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके? अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आज के युग में पृथ्वी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर उसके नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उन टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट के कारण जो हम और आप लोग वाइब्रेशन के रूप में धरती पर देख रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में भूकंप महसूस किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर हम पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे धरती के जो जहां पर स्थित है तो उसके केंद्र में अगर देखेंगे तो इनर कोर है, फिर इसके बाद आउटर कोर है और इसके बाद फिर हम लोग जो अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं। तो जब टेक्टोनिक प्लेट में वाइब्रेशन होता है तो उसके कारण ये जो घटनाएं हैं हम और आप लोग देख पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये पहले भी आती रही हैं और अभी भी आ रही हैं, लेकिन अभी कुछ फ्रीक्वेंसी इन दिनों ज्यादा देखी जा रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से आप देख रहे होंगे कि जो धरती में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। हम और आप लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता था, आप लोगों ने नीड और ग्रीड की जो बीच की खाई थी वो लांग ली है। हमारी जरूरतों से ज्यादा हम लोग अपनी ग्रीड को, लालच को खत्म करने के लिए, लालच को फुलफिल करने के लिए धरती से ज्यादा रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धरती के हर हिस्से में इस समय परेशानियां देखी जा रही हैं, चाहे वो बढ़ते तापमान के कारण हो, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, कहीं पर सुनामी आ रही तो कहीं पर महाचक्रवात आ रहा। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं ये पूरी से हमें और आपको इंगित कर रही हैं कि ये सब कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन का ही एक रिजल्ट है। अब ये जो रातों रात तो ये सारी घटनाएं हुई नहीं है, रातों रात ये स्थिति पे हम लोग नहीं पहुंचे। पिछले अगर देखें तो 100-125 सालों में हम और आप लोगों ने जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की हैं, जो मानव जनित एक्टिविटी हुई हैं, उन मानव जनित एक्टिविटी के कारण
बुरी तरह से धरती प्रभावित हुई है और उस धरती का संतुलन जो गड़बड़ाया है। हम लोगों ने देखिए पहाड़ दुनिया के कितने हिस्सों में ऐसे हैं, हम लोगों ने अपनी मोरंग या गिट्टी या इन सब की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे पूरे पहाड़ खोद डाले। प्रोफेसर बीरबल साहनी जिन्हें फॉसिल कहते थे कि इन्हें बचाइए, इसमें एवोल्यूशन की कड़ियां छिपी हुई हैं। हमारे आपका जीवन कैसे धरती पर आया और उसके बाद हम और आपकी किस प्रकार से एडवांस स्टेज में पहुंचे, वो कड़ियां वो प्रोफेसर बीरबल साहनी की कही हुई बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। झारखंड के पहाड़ गायब कर दिए, बुंदेलखंड के पहाड़ गायब कर दिए रातों रात, नदियों के मोरंग को निकाल डाला, नदियों की कोख सूनी कर दी। तो ये जो परेशानियां हम और आप लोगों ने तैयार की हैं, ये परेशानियां एक रातों रात नहीं डेवलप हुई हैं। ये पूरा 100-125 सालों में जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, उन्हीं का हम नतीजे के रूप में ये सारी चीजें देख रहे हैं। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। एक नजरिया हम शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, किस तरह से हम देखें, एक ही हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो तेज भी हो सकती है। तो आपको बताएं, ग्रहण के ऊपर जो उसके उपरांत जो कुछ मिलता है क्या घटता है। चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण मंगलवार का दिन था, ग्रहण के बाद भी 15 दिन से 45 दिन तक ग्रह का प्रभाव रहता है। कल भी शनिवार राहु के नक्षत्र में मिथुन लग्न में ये पृथ्वी पे जो कंपन हुआ है उसमें मंगल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योग है। मंगल भूमि पुत्र है और आज रात को 8:38 को बकरी भी हो रहा है। अभी भी हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 45 दिन तक इस ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। अर्थक्वेक जो हो रहा है, चंद्रमा का जो ग्रहण था, 70% चंद्रमा का प्रभाव भूमंडल पे, पृथ्वी पे, धरा पे, जीवन में, आपके हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। खुद वो ग्रसित हुआ था जिस नक्षत्र में, वो भरणी नाम का नक्षत्र था, व्यतिपात योग था, जो उपद्रव का कारक माना गया है। और नक्षत्र के स्वामी उस दिन यम थे। यम जो है मृत्यु के देवता है। तो हमको सबको कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव 45 दिन तक दिया गया है, क्योंकि इसमें त्रिपक्षे त्रिदिनम 3 पक्ष लग जाता है, 3 दिन लग जाता है या संक्रांति लग जाती है। तो अभी भी हमको 16 नवंबर तक, जब तक संक्रांति चेंज ना हो जाए, तब तक ये भय कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसका एक ही समाधान है, परमपिता परमात्मा को नमन प्रणाम करना। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि पृथ्वी के साथ जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो कलिकाल में होना ही है। कलयुग का जो प्रभाव इसी से है, क्योंकि आदमी की लोभ और नीड इतनी बढ़ जानी है, लालच बढ़ जाना है कि आदमी हर अपने चीज को लांघता हुआ जाएगा। ग्रह इत्यादि प्रभाव तक के जीवन में कोमलजी दिखाते ही रहते हैं। ग्रहण तो साल में आता ही रहता है, बल्कि ग्रहण के बाद जो स्थिति की होती है, पृथ्वी की होती है, जीव जंतु का होता है, समाज का होता है, व्यापार का होता है, वो ठीक नहीं होता है। ये ग्रहण प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में लगा था, तो समुद्री तूफान के पूर्ण योग इस ग्रहण में बना हुआ था। आयात निर्यात पे बहुत बड़ा प्रभाव था। भूकंप के दोष इसमें जुड़ा हुआ था। जो बार बार उत्तर भारत में भूकंप आ रहा है, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इसके लिए एक ही निदान है कि हम सब लोग मिलकर के देव यज्ञ करें, परमात्मा को नमन करें। आप कहीं भी रहें, जो पृथ्वी के देवता मंगल देव हैं, जिनको हम हनुमान जी महाराज के रूप में पूजन पाठ करते हैं, हर मानव जाति के व्यक्ति के धर्म बनता है, उनको नमन प्रणाम करना चाहिए। क्षमापन जो भगवती को स्तोत्र लिया गया है कि मत समापात की नास्ती है भगवती, हे महामाई, मेरे समान दुनिया में कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई उसको दोष को हरने वाला नहीं है। उस भगवती को भी प्रणाम करना चाहिए। अभी भी 16 तारीख तक जब तक संक्रांति नहीं निकलेगा, सूर्य नीच का है। सूर्य जब तक निकल के वृश्चिक राशि में जाता नहीं, अपने मित्र के घर में जाता नहीं, तब तक स्थिति ठीक नहीं है। कोमल, सावधान रहने की, एक दूसरे के समर्पण भावना रहनी चाहिए। चलिए आप बने रहिए पंडित जी हमारे साथ। डॉक्टर सुशील जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, आने वाले वक्त में ये तीव्रता बढ़ भी सकती है और यदि 7 से 7.9 तक की तीव्रता बताई भी जा रही है, यदि ये तीव्रता इसके बीच पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको हम ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए, डिटेल में समझने से पहले मैं पिछला जो प्रश्न था उस प्रश्न के ही कंटिन्यूएशन में आगे जाऊंगा और फिर जी। इसके बाद आपको पूरी बात बताऊंगा। हुँ, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भारत का करीब 59% जो भूभाग है वो हुँ, भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम जो भी जियोलॉजिकल डेटा निकालें हुँ, और दुनिया के दूसरे हिस्सों दूसरे देशों की तरह भारत में भी ऐसे जोन रेखांकित किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में सीमित गतिविधि जैसे पृथ्वी के भीतर की हुँ, परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल ज्यादा रहती है। जैसे हमने आपको बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स का बीच में मूवमेंट रहता है। हुँ, अब अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों ने जो इसका तरीका निकाला है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों के जो 4-5 सीस्मिक जोन बनाकर उन्हें चिन्हित किया है। हुँ, जैसे जोन 1 में भूकंप आने की संभावना सबसे कम रहती है और जोन 5 जो होता है वहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो हुँ, ये जोन 1 से लेके 5 जोन हैं। हुँ, अब आपने जैसे बात कही थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो दिल्ली जो है हमारा जोन 4 में आता है, सीस्मिक जोन 4 में आता है जी। और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीमित गतिविधियाँ रहती हैं। हुँ, मतलब ये इस प्रकार की सीस्मिक गतिविधियाँ जो कह सकते हैं हम तेज़ बनी रहती हैं। तो बार-बार अब ये ऐसे भूकंप आने की संभावना है क्योंकि हुँ, हमारा दिल्ली सीस्मिक ज़ोन 4 में आता है और सीस्मिक ज़ोन 4 में आने वाले भारत के जो सभी बड़े शहरों की तुलना में भूकंप की संभावना दिल्ली में हुँ, ज़्यादा इसलिए भी है कि अब जैसे ना केवल देखा जाए अगर तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर अगर हम कहें, तो हुँ, वो ज़ोन 3 में आते हैं। तो वो ज़ोन 3 में आते हैं और दिल्ली ज़ोन 4 में आता है, तो सीधी-सी बात है कि दिल्ली में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी भूकंप आने की। जी। अ, दिल्ली की दुविधा ये भी है कि दिल्ली हिमालय के निकट है। आपको पता है कि दिल्ली के बिल्कुल पास में धौलागिरी की पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से फिर हिमालय भी ज़्यादा करीब है। जी। और भारत और यूरेशिया जैसे हम देखें अगर तो टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से बना है, हुँ, ये जो भी भारत और यूरेशिया वाला जो भाग है हुँ, और इसे धरती के भीतर जो होने वाली हलचल का खामियाजा निश्चित ही भविष्य में भुगतना पड़ेगा और जो टेक्टोनिक वाइब्रेशन हो रहे हैं अब उन टेक्टोनिक वाइब्रेशन के कारण सीधे-सीधे जो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं दिल्ली में जैसे बड़े-बड़े देखा होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई हैं, जी। तो भूकंप के झटकों के साथ-साथ इन इमारतों पर जो कमज़ोर ढंग से बनाई गई हैं, तो सीधे-सीधे इसमें भी प्रभाव देखा जाएगा। हुँ, अ, ये अगर देखा जाए तो एक कारण ये भी है कि पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर हुँ, जो भी इमारतों की संख्या बढ़ा दी गई है, मतलब बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं, ये भी हुँ, एक प्रकार की चिंता का विषय है और ये भी एक कारण हो रहा है और इसमें एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं कि भाई आप नदियों के साथ खिलवाड़ न करिए, आप पहाड़ पर्वतों के साथ खिलवाड़ न हुँ, करिए। तो दिल्ली एनसीआर की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति कैपिटल में रहना चाह रहा है, देश की राजधानी में रहना चाह रहा है हुँ, और आज की अगर हम डेट में देखें तो लगभग पौने 2 करोड़ के आसपास आबादी अगर हम देखें मोटा-मोटी है दिल्ली में 2 करोड़ के आसपास होने जा रही है। और कि जो इमारतें बहुत पुरानी हैं, तो भविष्य में हम ऐसी परेशानियाँ देख सकते हैं और उसमें हुँ, दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे-मोटे झटके या कह सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे। अभी एक भूकंप आया इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 5 वर्ष में ज़रूर होती है। और अगर हम पिछले 5 वर्ष में देखें तो ऐसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हुँ, इसलिए ये पूरी-पूरी संभावना है कि भविष्य में ऐसा भूकंप आ सकता है और इसके कारण है कि तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी जो परेशानियाँ और विशेषकर सिस्मिक ज़ोन 4 में होना है दिल्ली का। हुँ, दिल्ली के थोड़ी दूरी पर पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फ़ॉल्ट लाइन भी मौजूद है। हुँ, अगर आप देखें तो ये भूगर्भीय डाटा बताते हैं कि थोड़ी-सी दूरी पर पानीपत इलाके में भूगर्भ में फ़ॉल्ट लाइन मौजूद है, हुँ, जिसके चलते भविष्य में किसी बड़ी तीव्रता के भूकंप आने की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। अ, अगर आप वाडिया इंस्टीट्यूट है जो कि हिमालयन
जो ग्लेशियोलॉजी पर अध्ययन करता है, वहाँ के अगर डेटा पे अगर भरोसा करें तो वो कह रहे हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुछ भी ज्यादा भी आ सकता, कम भी आ सकता, लेकिन पिछले 5 सालों में चूंकि ऐसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, तो अब संभावना तो बिल्कुल बनती है कि भविष्य में ऐसे भूकंप हम लोग देखेंगे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, और ऐसी सीस्मिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और रिक्टर स्केल पर जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, और हमें हो सकता है कि ऊंची स्केल के मतलब बढ़ी हुई स्केल के भूकंप देखने को मिल सकते हैं। जी, रिएक्टर स्केल की ही हम बात कर रहे थे। अगला सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच पंडित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारा विज्ञान और शास्त्र दोनों ही बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हम इस भूकंप के झटके के साथ देख भी रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि धरती के साथ खिलवाड़, और हमारे साथ सुशील जी जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से भूकंप के झटके और आने वाले वक्त में भी ये जो तीव्रता है बढ़ेगी। पंडित जी, और आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, जो ये भूकंप की जो तीव्रता है, प्रकृति के साथ छेड़खानी आप बता रहे हैं कि मां मानते हैं हम पृथ्वी को, और उसी के अनुसार जो छेड़खानी हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। देखिए, आपको याद होगा जब केदारनाथ मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था, 13 वाली घटना, तो पर्वतों के देवी जो माँ धात्री थी, एक छोटी प्रतिमा थी 2 फीट के, उसको उठाने के बाद उत्तराखंड का क्या हाल हुआ था। वो लोग कह रहे थे चांदी के मंदिर बना देंगे, सोने के बना देंगे, बड़ा मंदिर। अरे प्रकृति की जो भी स्वरूप है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड के जो आकार हमारी ज्योतिष में पृथ्वी को पूजन किया गया है, शरीर भी पिंड है। अभी देखिए, डर और मन में भय व्याप्त हो रहा है। कभी 12 नवंबर से 13 जनवरी के बीच में मंगल ग्रह वक्री है, और मंगल जो आज वक्री हो रहे हैं रात्रि में, ये 12 यानी रात में जाके 13 के सुबह मार्गी होंगे। जब मंगल ग्रह वक्री होते हैं तो मंगल पृथ्वी के पुत्र है, पृथ्वी के बेटा है, और उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी पे उत्पात, अत्याचार, भूकंप, चोरी इत्यादि घटना, समुद्री तूफान, लड़ाई, युद्ध। आप देखिए 2022 पूरा युद्ध में ही चला गया। लड़ने वाला व्यक्ति को आंकड़ा ही नहीं लगा कि कितना दिन लड़ेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लड़ने वाला पूरा 8-10 महीना लड़ के तैयार हो गया, आगे भी लड़ने को तैयार है। तो लड़ाई की जो कुछ स्थिति मंगल के ग्रह से बनता है, वहां तो लड़ रहे हो, ठीक है। भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति शांतिमय हो, ये हम लोग को सबको कामना करना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति खराब होने के कारण, क्योंकि राहु के नक्षत्र में कल जो रात में भूकंप आया है, जब मंगल और राहु का नक्षत्र और मंगल वक्री हो जाए या शनि वक्री हो, तो ये सब स्थिति ज्यादा बन जाती है, बड़े पैमाने पे बन जाती है। बृहस्पति ऑलरेडी वक्री पहले से चल रहे हैं, मंगल वक्री हो चुके हैं, ये दोनों ग्रहों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। हम तो कहेंगे भगवान सब जगह शांति करे, सकुशल बनाए रखे, दिल्ली हो चाहे पृथ्वी का कोई भूभाग हो, लोग स्वस्थ रहे। लेकिन ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएगा। इस ग्रह से बचने के लिए हर व्यक्ति के जीवन में आराधना है, साधना है, अपने इष्ट की, गुरु मंत्र की, प्रकृति के मंत्र की जब तक करना चाहिए, और बिना बात के किसी पे आरोप प्रत्यारोप, असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब धर्म के विमुख है। जो व्यक्ति धर्म के विमुख चलता है, उसको प्रकृति ज्यादा दिन तक इस सृष्टि में खेलने नहीं देती है, रहने भी नहीं देती है। कोई ना कोई ऐसा खेल हो जाता है जिसमें उसकी दुनिया, उसके जीवन लीला कहीं ना कहीं प्रकृति में समाहित हो जाता है। आज हिमालय के खंड से लेकर के दिल्ली को भी हम देखें, खुदाई का जो काम शुरू हुआ है, अरे जरूरी है, चलिए वो ठीक है सरकार को, बल्कि बिना बात की जो स्थिति नदी से, तालाब से, देवालय से, शिवालय से, मंत्र से, संत से, ये सब जगह खिलवाड़ हो रहा है, मजाक बना दिया गया है इसके। इसलिए ये पूरी संभावना है कि भविष्य में ऐसा भूकंप आ सकता है, और इसके कारण है कि तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां, ऐसी जो परेशानियां, और विशेषकर सिस्मिक जोन 4 में होना है दिल्ली का। दिल्ली के थोड़ी दूरी पर पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन भी मौजूद है। अगर आप देखें तो ये भूगर्भीय डाटा बताते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर पानीपत इलाके में भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भविष्य में किसी बड़ी तीव्रता के भूकंप आने की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप वाडिया इंस्टीट्यूट है, जो कि हिमालयन
जो ग्लेशियोलॉजी पर अध्ययन करता है, वहाँ के अगर डेटा पे अगर भरोसा करें तो वो कह रहे हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुछ भी ज्यादा भी आ सकता, कम भी आ सकता, लेकिन पिछले 5 सालों में चूंकि ऐसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, तो अब संभावना तो बिल्कुल बनती है कि भविष्य में ऐसे भूकंप हम लोग देखेंगे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, और ऐसी सीस्मिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और रिक्टर स्केल पर जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, और हमें हो सकता है कि ऊंची स्केल के मतलब बढ़ी हुई स्केल के भूकंप देखने को मिल सकते हैं। जी, रिएक्टर स्केल की ही हम बात कर रहे थे। अगला सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच पंडित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारा विज्ञान और शास्त्र दोनों ही बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हम इस भूकंप के झटके के साथ देख भी रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि धरती के साथ खिलवाड़, और हमारे साथ सुशील जी जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से भूकंप के झटके और आने वाले वक्त में भी ये जो तीव्रता है बढ़ेगी। पंडित जी, और आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, जो ये भूकंप की जो तीव्रता है, प्रकृति के साथ छेड़खानी आप बता रहे हैं कि मां मानते हैं हम पृथ्वी को, और उसी के अनुसार जो छेड़खानी हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। देखिए, आपको याद होगा जब केदारनाथ मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था, 13 वाली घटना, तो पर्वतों के देवी जो माँ धात्री थी, एक छोटी प्रतिमा थी 2 फीट के, उसको उठाने के बाद उत्तराखंड का क्या हाल हुआ था। वो लोग कह रहे थे चांदी के मंदिर बना देंगे, सोने के बना देंगे, बड़ा मंदिर। अरे प्रकृति की जो भी स्वरूप है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड के जो आकार हमारी ज्योतिष में पृथ्वी को पूजन किया गया है, शरीर भी पिंड है। अभी देखिए, डर और मन में भय व्याप्त हो रहा है। कभी 12 नवंबर से 13 जनवरी के बीच में मंगल ग्रह वक्री है, और मंगल जो आज वक्री हो रहे हैं रात्रि में, ये 12 यानी रात में जाके 13 के सुबह मार्गी होंगे। जब मंगल ग्रह वक्री होते हैं तो मंगल पृथ्वी के पुत्र है, पृथ्वी के बेटा है, और उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी पे उत्पात, अत्याचार, भूकंप, चोरी इत्यादि घटना, समुद्री तूफान, लड़ाई, युद्ध। आप देखिए 2022 पूरा युद्ध में ही चला गया। लड़ने वाला व्यक्ति को आंकड़ा ही नहीं लगा कि कितना दिन लड़ेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लड़ने वाला पूरा 8-10 महीना लड़ के तैयार हो गया, आगे भी लड़ने को तैयार है। तो लड़ाई की जो कुछ स्थिति मंगल के ग्रह से बनता है, वहां तो लड़ रहे हो, ठीक है। भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति शांतिमय हो, ये हम लोग को सबको कामना करना चाहिए। क्योंकि मंगल की स्थिति खराब होने के कारण, क्योंकि राहु के नक्षत्र में कल जो रात में भूकंप आया है, जब मंगल और राहु का नक्षत्र और मंगल वक्री हो जाए या शनि वक्री हो, तो ये सब स्थिति ज्यादा बन जाती है, बड़े पैमाने पे बन जाती है। बृहस्पति ऑलरेडी वक्री पहले से चल रहे हैं, मंगल वक्री हो चुके हैं, ये दोनों ग्रहों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। हम तो कहेंगे भगवान सब जगह शांति करे, सकुशल बनाए रखे। दिल्ली हो चाहे पृथ्वी का कोई भूभाग हो, लोग स्वस्थ रहे, लेकिन ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएगा। इस ग्रह से बचने के लिए हर व्यक्ति के जीवन में आराधना है, साधना है, अपने इष्ट की, गुरु मंत्र की, प्रकृति के मंत्र की जब तक करना चाहिए, और बिना बात के किसी पे आरोप प्रत्यारोप, असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब धर्म के विमुख है। जो व्यक्ति धर्म के विमुख चलता है, उसको प्रकृति ज्यादा दिन तक इस सृष्टि में खेलने नहीं देती है, रहने भी नहीं देती है। कोई ना कोई ऐसा खेल हो जाता है जिसमें उसकी दुनिया, उसके जीवन लीला कहीं ना कहीं प्रकृति में समाहित हो जाता है। आज हिमालय के खंड से लेकर के दिल्ली को भी हम देखें, खुदाई का जो काम शुरू हुआ है, अरे जरूरी है, चलिए वो ठीक है सरकार को, बल्कि बिना बात की जो स्थिति नदी से, तालाब से, देवालय से, शिवालय से, क्या कहीं ना कहीं प्रायश्चित तो भोगना पड़ेगा जी। बिल्कुल, और उस प्रायश्चित सबके लिए भोगना पड़ेगा। बल्कि 2 महीने की स्थिति अभी ठीक नहीं है कोमल जी। अभी हम सब लोग को भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि अभी भी 2023 तक, जनवरी तक मंगल जब तक बकरी रहेंगे, तब तक मंगल कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ना कोई भूकंप इत्यादि की घटना हो जाए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील जी, रिएक्टर स्केल की जब हम बात कर रहे हैं तो 7 से लेकर 7.9 की बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में यदि दिल्ली एनसीआर केंद्र रहता है तो इस तीव्रता का भूकंप रह सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि फिर इसकी स्थिति हम गुजरात में जिस तरह से भूकंप आया था उससे कंपेयर कर सकते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो ये जो रिएक्टर स्केल, हम इसको समझना चाहेंगे आपसे।
देखिए, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसे हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, और इस रिएक्टर स्केल पर देखा जाता है कि अगर देखिए धरती पर छोटी-छोटी तीव्रता के भूकंप लगभग रोज आते रहते हैं, लेकिन हमें और आपको महसूस नहीं होते हैं, उनके वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं। लेकिन वही वाइब्रेशन जब 4 से ज़्यादा होते हैं, 4 से 5 तीव्रता का या फिर 5 से 6 तीव्रता का या 6 से 7 तीव्रता का या 7 से ऊपर, तो हम लोग धरती पर बहुत बड़ी तबाही के रूप में देखते हैं। विशेषकर जो भूकंप 6 के बाद जो हायर इंटेंसिटी के होते हैं, तो उसमें हमारी जो भारत देश में जो इमारतें हैं, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, क्योंकि हम भारत देश में जो इमारतों का ढांचा तैयार किया गया है, उसमें ऐसा कोई पैरामीटर नहीं रखा गया है, भूकंप रोधी इमारतें नहीं बनाई गई हैं। देश दुनिया में ऐसे, अगर दुनिया में देखें, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सुनामी भूकंप आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जापान में तो ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, वहाँ पर सुनामी एक बहुत ही फ्रिक्वेंट घटना है, तो वो लोग अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखते हैं। लेकिन हमारे देश में ना तो ऐसा कोई अभी ढांचा मौजूद है कि हम लोगों ने इस प्रकार से अपने देश में इमारतों का निर्माण किया हो, या फिर हमारे देश में इस प्रकार से आपदा प्रबंधन भी इस प्रकार से अभी उतनी पूरी तरह से मुस्तैदी से नहीं तैनात है। तो कुल मिला के अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो हमारे देश में रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। जितनी भी इमारतें हैं जो जोन 4 में और जोन 5 में आ रही हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जोन 4 और जोन 5 हैं, ये सीधे हमारे कहीं ना कहीं से भूकंप के प्रति ये सेंसिटिव हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि देखिए उत्तराखंड में इतनी सारी तबाही हुई, तो उत्तराखंड में तबाही के पीछे आपने देखा होगा कि सीधे सीधे पहाड़ खत्म कर दिए गए, और हिमालय वैसे भी बहुत सेंसिटिव है इस नजर से देखा जाए तो। और वहां पर 4 धाम परियोजनाओं के अंतर्गत जो भी रोड बनाए गए, उसमें बहुत सारे पहाड़ों को डिस्टर्ब किया गया, नदियों को रोक दिया गया, जगह जगह डैम बनाए गए, पानी को इकट्ठा किया गया। तो ये सब जो बहुत सारी परेशानियां क्रिएट की हमने धरती में, तो धरती कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो गई, और हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर भारत के अलग अलग हिस्सों में इमारतों के धंसने की खबरें को देखते हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका पहले से ही यमुना नदी के दोआब पर बसा है, तो जाहिर है कि बड़ी भूकंप को झेल पाने की क्षमता भी सीधे सीधे दिल्ली की इमारतों में कम होगी। तो अब जरूरत ये है कि पुरानी इमारतों की मरम्मत की जाए, और जो नई इमारतें कम से कम बने, उसके प्रति सरकार ऐसे दिशा निर्देश दे कि वो 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को सहन करने की क्षमता रखती हों। तभी हम भविष्य में ऐसी स्थिति में हो पाएंगे जब हम लाटूर जैसी तबाही, या फिर जो भी हम लोगों ने दुनिया में पहले देखे हैं भूकंप, अगर हम पुराने अगर देखें 20वीं सदी में, तो 1905 में कांगड़ा में आया था बहुत भयंकर भूकंप, 1991 में उत्तरकाशी में आया, 1999 में चमोली में आए। ये बड़े बड़े भूकंप कहे जाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गुजरात में भी भूकंप देखा। तो ये जो बड़े भूकंप से अगर बचना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, और अब वो समय आ गया है। देखिए 15 नवंबर को पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब हो जाएगी, और भारत उसमें लगभग 145 करोड़ कंट्रीब्यूशन रख रहा है। तो इतना ज्यादा डेंसिटी है, विशेषकर बड़े शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील और पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भूकंप के झटके बार बार, प्रकृति से जितना खिलवाड़ उतने परिणाम बुरे, क्योंकि शास्त्र भी यही कह रहे हैं, विज्ञान भी यही कह रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।